अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगाई तो निगरान हुकूमत ये गैर आइनी इकदाम कैसे कर सकती है और इलेक्शन में इबाहम ताहाल बरकरार है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टियों को दी जाएगी, क्या सूरत हाल रहेगी? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है, क्या सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे? जनवरी में इंतखाबात के कितने इम्कान हैं, सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। और क्या तमाम सियासी जमातें ये चाहती हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो या कोई डील की सूरत को भी चाहती है कि डील भी होनी चाहिए? चेयरमैन PTI की मकबूलियत है, नून लीग कहाँ खड़ी हुई है, उसका क्या जेस्चर होगा इलेक्शन में, कहाँ तक वो कामयाब होगी, इस पर भी बात करेंगे। जबकि शेख रशीद साहब ने PDM के खिलाफ इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है और पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफी रवैया है, कुछ नाराज़गी की सूरत हाल है, इस पर भी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करेंगे। कुछ आलमी मौज़ूआत पर भी नुकात हैं जिन पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तज़िया निगार उबैद शाह साहब स्टूडियोज़ में और सलीम सचवानी साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से और मकबूल अबड़ू साहब जिनका ताल्लुक MQM से, वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया उबैद शाह साहब और सलीम सचवानी साहब आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उबैद शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इलेक्शन की सूरत हाल है, जनवरी का कह रहे हैं कि जी जनवरी के एंड तक इलेक्शन की डेट दे दी है और इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस कर देगा। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मिलेगी, इस बारे में कुछ फरमाइएगा। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि जनवरी में इलेक्शन होने का अब थोड़ा रेपिटेशन शुरू हो गई है तो माहौल कुछ ऐसा लगता है, लेकिन मेरा अपना अभी भी ख्याल है कि ये धोखा निकलेगा और इलेक्शन फिर भी अभी भी आगे जाएंगे। अच्छा। क्योंकि एकदम से आगे लंबी डेट दे देना लोगों के अवामी सतह पर मुश्किल लगती है, तो करीब लाएंगे, ला के फिर दिखाएंगे कहीं और मारेंगे कहीं। तो ये मेरी एक राय है। अच्छा। दूसरी बात ये कि आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड तो देखें, अभी तक 1970 से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए पाकिस्तान में कभी भी सबको एक साथ मिली नहीं है। कोई ना कोई एक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का हॉट फेवरेट होता है और उसके लिए थोड़ी रियायतें, यानी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डील होती है। वो जाहिर है, देखें नवाज शरीफ साहब आए, वो तो नेल्सन मंडेला बनने के लिए तो नहीं आए ना, जेल में जाने के लिए तो नहीं आए, वज़ीर आज़म बनने के लिए आए। सही। मेरी जाती तौर पर ये इत्तला है जो जिसको मैं बिल्कुल मुस्तनद तो नहीं कह सकता, बट गैर मुसद्दिका भी नहीं कहूंगा मैं। अच्छा। मैं ये कहूंगा कि उसका मैं एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन वो बात है ठीक कि इमरान खान के दौर में जेल से निकलने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने फाइनली जनरल बाजवा से जो डील की थी वो $3 अरब की थी। $500 मिलियन उन्होंने मंगवा दिए थे कतर के जरिए और फिर वो बाद में रिहा हो गए। बाद में कमिटमेंट था कि वो देंगे, देने से वो मुकर गए। बाद के हालात बदल गए, इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चल पड़ी, हुकूमत चली गई, इनको फिर मौका मिला, तो अब जब वो आए तो वो इसी डील को कंटिन्यू करके आए हैं। अच्छा। हाँ, वो बाकी के $2.5 अरब का वादा करके आए कि मैं दूंगा। अब वो वजीर आजम बनने के लिए आए हैं, जाहिर है कि उनको वो तो फेवरेट होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या मिलेगी किसी को। सही। तो वो जो उनके इत्तेहादी होंगे, जैसे स्टेपनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो उनको थोड़ा मौका मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई। बस ठीक है। सलीम साहब, आप कुछ फरमाइएगा, आप इत्तेफाक करेंगे उबैद शाह साहब की बात से? जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करूंगा इनकी बात से कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है नून लीग के लिए कि एम्पायर भी इनका, जज भी इनका, फील्डर भी इनके, खाली या दूसरे आए आउट होने के लिए आए और आउट होके चले जाएं। ठीक है। अगर इस तरीके के इलेक्शन कराने की अगर सोच है इनकी, तो इससे बेहतर है कि डायरेक्ट इनको नामजद कर दे। क्यों कौम का वक्त बर्बाद किया जा रहा है, क्यों कौम का पैसा बर्बाद किया जा रहा है और क्यों कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है कि इलेक्शन में धांधली होती देखेगी और कौम खामोश भी रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को अगर इस्तेकाम की तरफ लाना है तो पाकिस्तान के लिए बड़े ज़रूरी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और बायोमेट्रिक सर्च पे करवाने के लिए अभी इनके पास गोल्डन चांस है। जहाँ इन्होंने इतना डिले किया तो वहाँ पे EVN मशीन भी प्रोवाइड कर दें इलेक्शन कमीशन को और पाबंद कर दें। और जो पढ़े लिखे हमारे 1 करोड़ से ऊपर वोटर्स हैं जो बैरून मुमालिक में रहे हैं, उनको भी वोट का हक मिलना चाहिए। जब एक अनपढ़ को मिल रहा है जिसको तालीम मिलनी चाहिए, मगर तालीम इसीलिए नहीं दी जा रही है उसको कि फिर वो अंगूठे कैसे लगाएगा इनके लिए।
सही। तो ये चीजें जो है पढ़े लिखों को वोट का हक देना चाहिए, फॉरेन में रहने वालों को, साथ ही साथ जो है बायोमेट्रिक आना चाहिए। अगर अवाम के हक से जो लोग आएंगे वही अवाम का ख्याल रखेंगे, बाकी जो सपोर्टों से आएंगे तो सपोर्ट करने वालों का ख्याल रखेंगे, अवाम का ख्याल कोई नहीं रखेगा। उसी वजह से 70 साल में आप देख लें तो पाकिस्तान की अवाम तनज़ुली की तरफ जा रही है, और जो पढ़े लिखे और कारोबारी लोग हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं मुसलसल। और ये साजिश जो वो 88 से शुरू हुई है और 88 से लेकर हम आज तक देखें तो हमारा कारोबारी तबका मुसलसल बाहर की तरफ रवां दवा है। सही। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए अगर कुछ हम में गैरत इस्लामी है तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मकबूल अबड़ू साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया मकबूल अबड़ू साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्शन का जो भाम है वो ताहाल बरकरार है, होंगे नहीं होंगे, आगे तो नहीं चले जाएंगे? आप समझते हैं कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है? बड़ा जिक्र चल निकला है ये लेवल प्लेइंग फील्ड का। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ, आपके पिछले प्रोग्राम में जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आपको पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, आपने कहा कि इलेक्शन होंगे, तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर नवाज शरीफ आ गए तो समझो आप इलेक्शन होंगे। जी बिल्कुल, थोड़ा आगे होंगे, थोड़ा पीछे होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे। ठीक है। अब नवाज शरीफ आ गए हैं और जिस रफ्तार से जो है मामला आपके सामने हो रहे हैं, तो इलेक्शन तो होने जा रहे हैं। इलेक्शन तो इंशाल्लाह होने जा रहे हैं, वो जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में इलेक्शन तो होने जा रहे हैं। सही। अब ये जितने भी हमारे दोस्त हजरात हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड लेवल, ओ भाई यार, हम अपने गिरेबान में बंदा झांके, अपने साबका अदवार को देखे कि MQM की पक्की सीटें हैं, 14 सीटें MNA की और 31-35 तकरीबन 31 जनरल की, और बाकी जो है टेक्नोक्रेट मिला के तकरीबन 35 का आई थिंक कमोबेश इतनी हो रही है। वो जो है वो RTS बिठा के जबरदस्ती दिया गया, 2-2, 3-3 जीरो बढ़ा के लोगों को दिए गए। अब वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग। ओ भाई, बात ये है कि आप लोगों ने नई नई सियासत की है, नए नए जेलें हैं, नई नई तकलीफें हैं, इस आरे से पक्के निकलो, इन तकलीफों से पक्के निकलो और ये तकलीफें झेल के निकलो, उसके बाद बनेगी आप लोगों की पार्टी। पहले तो जो है वो किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, आपके पास तो एक ही पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और बाकी तो हमारे मोहतरम तजिया निगार हैं। अर्ज ये है कि नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी का भी कोई मेंबर यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, मैं इसलिए कंफर्म करना चाह रही हूँ आपसे। नहीं, मैं तहरीक खुला तहरीक इंसाफ को कह रहा हूँ मैं कि भाई वो जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप लोगों को मिला करती थी, जो RTS बैठा के जो है वो सीटें दिलाया करते थे, अब वो दौर चला गया। अब साफ और शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं, EVM मशीन के तहत हकदारों को हक मिलने जा रहा है। जिसके साथ अवाम होगी वही आगे आएगा, जिसके साथ अवाम होगी वही हुकूमत बनाएगा। बाकी किसी का जो है वो जो लोग पता नहीं किस को मिला के जो है वो सीटें लिया करते थे, अब उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। अब आप ये देखें, अच्छा सलीम साहब, मकबूल साहब, सलीम साहब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा? अगर नहीं लाया जाएगा तो फिर तो वही साफ शफाफ कैसे हो सकते हैं इलेक्शन? फिर उसमें धांधली के वाकयात शुरू हो जाएंगे। अच्छा देखें, मैं इसका जवाब ये दूं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जबरदस्त है। अब अंदरूनी सिंध के जो जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, थरपारकर, गिलगित बल्तिस्तान के साहिली इलाकों में, KPK के पहाड़ी इलाकों में, बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में जहां बिजली का नामो निशान नहीं या चार्जिंग का कोई नामो निशान नहीं, जहां 10-10 दिन बिजली नहीं आती, अगर बिजली आती भी है तो तारे नहीं, अगर तारे हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं, तो आप कैसे पाकिस्तान के 70% इलाके में जो है वो बिजली का बोरान है, 70% इलाके में बिजली है नहीं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप गांव में ले जाओगे? कैसे वहां जाके चार्जिंग करोगे? कैसे वहां खराबियां दूर करोगे? कैसे चलाओगे भाई? और ये जबरदस्त सिस्टम है हमारा। ये अगर साफ शफाफ किसी की मुदाखलत ना हो तो ये जो सिस्टम हमारा चल रहा है, जो सिस्टम हमारा है, इसमें तो कोई कबात नहीं है, ये जबरदस्त सिस्टम है। अच्छा मकबूल साहब, इसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि आजकल तो सूरज तो हर जगह है ना, सोलर सिस्टम तो हर जगह है, बैटरी से काम चल रहा है। मतलब
तो मेरी बहन कितने पोलिंग स्टेशन है? मतलब गवर्नमेंट तो बड़ी है ना, वो तो मसाइल का हल ढूंढ देगी ना। मैं गुजारिश करूं, कितने पोलिंग स्टेशन है, कितने उसमें बूथ है, ये लाखों में चली जाती है। कितने लाखों आप सोलर सिस्टम लाओगे? कितने? ठीक है, आप अगर हर जगह ये सोलर सिस्टम ला सकते हो, आप हर जगह बिजली पहुंचा सकते हो, आप वो इलेक्शन के जो 2-3 दिन हो, तो कम से कम 3 दिन, इलेक्शन वाला दिन, इलेक्शन वाली रात, दूसरा दिन, 2-3 दिन जो है वो अगर आप पूरे पाकिस्तान में यकसा बिजली, यकसा सोलर सिस्टम चला सकते हो तो फिर होना चाहिए। अवल तो हम जो है तो बिजली नहीं प्रोवाइड कर सकते, सोलर सिस्टम नहीं प्रोवाइड करते, ट्यूबवेल हमारे बंद है। आप लोग कह रहे हैं कि भाई वो चलो जिस मशीन पे इलेक्शन करा, दिस इज नॉट फेयर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है सलीम साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे कुछ? सर वो आपके शायद इल्म में नहीं है, पाकिस्तान के जो है ना 95% जो इलाके हैं उसमें बिजली मौजूद है। ये आपके शायद इल्म में नहीं है। 95% इलाकों में बिजली मौजूद है। 5% जो इलाके जहाँ 5% जो इलाके जहाँ बिजली नहीं है, तो वो बहन ने जो बात की कि वो सोलर सिस्टम और दीगर जराए इस्तेमाल हो सकते हैं अगर नीयतें साफ हो तो। अगर नीयतों में फुकदान हो तो फिर नबील गबोल वाला बयान आपके सामने है जिसने कहा था कि पूरे पोलिंग स्टेशन तो खाली है मगर वोट पता नहीं किस तरह मेरे को 1.5 लाख पड़ गए जब आपकी पार्टी के अंदर कराची में थे, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं। सर अगर इसी तरह के इलेक्शन दोबारा करवाने तो मैं यही अर्ज करूंगा कि इलेक्शन न करवाया जाए और डायरेक्ट दे दी जाए सीटें जिनको देनी है। क्यों कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा होता है, क्यों कौम को तमाशों में घेरा जा रहा होता है। आप नबील गबोल को छोड़े, नबील गबोल हमारे साथ नहीं है। सर आपके साथ थे उस वक्त की बात है, मैं उसी वक्त की बात कर रहा हूँ और हम खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं। सर हम खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं। बात नबील गबोल के अलावा हम खुद इसके विटनेस हैं। हम खुद इसके गवाह हैं कि किस तरीके से वोटिंग होती थी, किस तरीके से ठप्पे मारे जाते थे, किस तरीके से पोलिंग स्टेशन पे कब्जे किए जाते थे, किस तरीके से सपोर्ट होती थी इनको पूरे एस्टेब्लिशमेंट की। सबके सामने है सर, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कुछ चीजें हैं मकबूल साहब वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सलीम साहब, उमैर साहब आप क्या कहेंगे सारी सिचुएशन पे? देखें, इंसान जो है जब टेबल की एक तरफ होता है तो उसका व्यू कुछ और होता है, दूसरी तरफ होता है तो कुछ और होता है। हमारे सलीम भाई जो है बड़े इस वक्त जो ना इनकलाबी हैं, बागी हैं और शफाफ इंतखाब और ईवीएम और है बिजली पूरे मुल्क में, ये सब बात चली। यही तो थे जो वजीर आजम की कुर्सी तक जो है महकमा ज़राअत के सरगर्म होने के जरिए पहुंचे थे। यही तो थे जो RTS बिठा के हुकूमत में आए थे। यही तो थे जिनके लिए जनरल फैज जो है सारी रात सारा दिन सरगर्म थे। यही तो थे जो एक एक दिन में 30-30 ऑर्डिनेंस पास कराते थे और DGI को फोन करके कहते थे बंदे पूरे करो। यही तो थे जो कहते थे कि जी NRO नहीं दूंगा, फला करूंगा। अमेरिका में जलसा किया, वहां कह दिया कि जी सबसे पहले जाके AC निकालूंगा। आज मकाफात अमल के तहत वो जेल में है, वो बाहर है। देखें, ये कोई पार्टियों की कोई दीन ईमान है नहीं। आज खान साहब को डील मिल जाए तो खान साहब अभी जो है वो कहेंगे कि जनरल आसिम मुनीर से बड़ा इस मुल्क में फरिश्ता उतर गया है, वो उससे बड़ा तो कोई आदमी इस मुल्क दुनिया में ही नहीं पैदा हुआ। अच्छा, उनको अभी तक डील की ऑफर ही नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है, वो उनको एस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार ही नहीं है उनसे। अच्छा हाँ, तो अब उनको शफाफ इलेक्शन, EVM फला, ये वो बात ये नहीं है। ये मटीरियल नहीं, हम इमटीरियल गुफ्तगू कर रहे हैं ना, मशीन पर बहस कर रहे हैं। मशीन की बहस को छोड़ें, आप उसूली सियासत की बात करें ना, जो लोग सुने तो उनको बात समझ में भी आए। उसूली पॉलिटिक्स क्या है? अगर एक आप ईमानदारी से सियासत को हमारे यहाँ इख्तिदार तक पहुंचने की जद्दोजहद समझा जाता है। आप डिक्शनरी खोलें तो सियासत का मतलब है हुकूमत के मामलात खुश असलूबी से चलाने का हुनर या उसकी नॉलेज। इख्तिदार तक पहुंचने का काम जो है, स्ट्रगल का काम नाम सियासत नहीं है। हमारे यहाँ सियासत का मतलब है जी स्ट्रगल, किसी तरह पहुंच जाए या जेल जाना। कहते तो, लीडर ही नहीं बनता जब तक जेल ना जाए। तो ये हमें मटेरियल गुफ्तगू करनी चाहिए ना। बात ये है कि EVM हो, EVM नहीं हो, फिर बात तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की है। बात तो ये है कि उसका कोई जरिया भी तो हो ना उसका जो जिन हालात में होता है उन हालात में भी कोई बुरा इलेक्शन नहीं है अगर उस पर मुदाखलत ना हो। डब्बा में 1000 वोट डाल के आऊं, डब्बे में से 2 निकले तो वो या मैं पड़े 2 ही हूं और डब्बा भरा हुआ निकल जाए। बात तो ये है ना, ये जादू कैसे हो जाए? ये जादू जो है ये बंद होना चाहिए। प्री पोल रिगिंग और पोस्ट इलेक्शन रिगिंग, ये इन्फ्लुएंस हमें सबको मिलकर, जितने भी आम आवाम भी हों, बाशऊर लोग हों और तमाम सियासी जमातें हों, वो मिलकर एक पेज पर आए कि भाई इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इस पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी का।
बात तो ये करनी चाहिए ना हमको, मशीन लाओ मशीन न लाओ, हम इस पर बहस कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारी मर्जी में एस्टेब्लिशमेंट हमारी हिमायत में होती तो मशीन की कोई मसला ही नहीं है, मशीनें बैठ जाएं सारी, हमारे डब्बे भर जाए। अच्छा। और जब हमारे खिलाफ है तो नहीं जी मशीन लाओ ताकि हमको इसको एस्टेब्लिशमेंट को कोई मुकाबला कर ले, इसको कोई नाकाम बना ले। तो ठीक है, ठीक है सलीम साहब, बिल्कुल मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले सलीम साहब कुछ कहना चाह रहे थे, सलीम साहब बताइएगा। मुझे बड़े अफसोस हो रहा है कि इनकी नाकिस मालूमात हैं और इस तरीके से दावा कर रहे हैं जिनके पास मुकम्मल मालूमात है। अच्छा, और बाकायदा फरीक बन रहे हैं, हालांकि ये न्यूट्रल एनालिसिस बन के बैठे हुए हैं, तो उनको न्यूट्रल रह के बात करनी चाहिए और हकाइक पे बात करनी चाहिए। आप हकाइक बताइए। देखिए, नॉर्मल तरीके में जो है वो 130 तरीके हैं धांधलियों के जिससे धांधली होती है, और ईवीएम मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अगर हम इलेक्शन करवाते हैं वो कम होके लेस देन 20% तरीके हो जाते हैं वो। ठीक है, अब आप कौन सा तरीका सेलेक्ट करेंगे? 130% जिसमें धांधली के चांसेस हैं या लेस देन 20%? नेचुरली बात है, अगर हमें फेयर इलेक्शन करवाएं तो हम लेस देन 20% वाले तरीके में जाएंगे। और जहां तक ये कह रहे हैं कि खान साहब हुकूमत से बाहर आने के बाद ईवीएम का मुतालबा करते, शायद इनके इल्म में नहीं है कि उन्होंने बाकायदा कानून पास कराया था कि आइंदा आने वाला इलेक्शन ईवीएम से होगा, और एक इलेक्शन ईवीएम के तहत हुआ भी सही, ज़िमनी इलेक्शन, जिसके अंदर बैरून मुमालिक में रहने वाले वोटरों ने भी वोट डाला। ये वाहिद लीडर है खान साहब जिन्होंने रूल ऑफ लॉ और करप्शन के ऊपर अपनी सियासत का आगाज किया, उसके ऊपर डटे हुए हैं। और ये वाहिद लीडर है जिन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने के लिए सोचा और उस पर कुछ ना कुछ इकदाम भी किए, जो अगर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा थे। ये वाहिद लीडर हैं जिनके दौर में जीडीपी सिवाय मार्शल लॉ दौर के, जिनमें अमेरिकी डॉलर लड़ने के लिए आते थे दीगर ममालिक से और जीडीपी की ग्रोथ बेहतर होती थी, ये उसमें 6.1% थी। और ये वाहिद लीडर है जो खजाने में जो पैसे जो उनको मिले थे उससे ज्यादा छोड़ कर गए हैं। ठीक है, तो सर इस तरह के अगर जी, और ये वाहिद लीडर जब जनरल मुशर्रफ ने 25% हमारे कॉपर की तांबों का मुआहदा कर लिया था, उसको 25% से हटा के इसको 50% पे लाए। क्यों? मुल्क के लिए। क्यों उन्होंने 25% पे किया था? आज तक किसी में हिम्मत हुई कि उनसे सवाल करे कि उन्होंने किस जुर्रत के तहत और किस कानून के तहत उन्होंने पाकिस्तान की तांबे के जखायर को 25% में एग्री करके 75% गैर मुल्की कंपनी को दे दिया था? किसी में हिम्मत नहीं है सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है और मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्तों का सिलसिला भी उनका जारी है। मकबूल साहब, कुछ है इतलात कि कुछ सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे मियां साहब? देखिए, बात यह है कि मैं तो तर्जमान नहीं हूँ, ना मैं उनका स्पोक पर्सन नून लीग वालों का, लेकिन खबरें तो आपके पास होंगी ना मकबूल साहब? जी, खबरें तो आपके पास होंगी ना मकबूल साहब? खबरें तो देखें, जो हमसे ज्यादा आपके पास है, यहाँ जो दोस्त बैठे हैं उनके पास है। अर्ज ये इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इलेक्शन तो होने जा रहे हैं। बाकी ये है कि न मैं मियाँ साहब की पार्टी का हूँ न मैं उनका तर्जुमान हूँ, लेकिन ये है कि पुराने और तजुर्बेकार जितने भी लोग हैं उनको चाहिए और मियाँ साहब को भी चाहिए कि हर पार्टी के साथ जो है वो अटैचमेंट करे, हर पार्टी के साथ। मकबूल साहब, सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी के सरबराह से भी मुलाकातों की कोई खबर है आपके पास कि उनसे भी मुलाकातें होंगी? नहीं, टेलीफोनिक राब्ता तो हुआ था कल परसों, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, अच्छी बात है, मिलेंगे तो मिलना भी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि इससे बढ़ के मियाँ साहब को जो है इमरान खान से मिलना चाहिए, अच्छा। पीपुल्स पार्टी के जरदारी साहब से मिलना चाहिए। हमें हमारे सारे पाकिस्तान को, हमारे पूरे इस माहौल को जो है एक अफाम व तफहीम का माहौल चाहिए। हमारी जो ये माशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, वो इसी तरीके से ठीक होंगे कि एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो खत्म होनी चाहिए, नफरत का माहौल खत्म होना चाहिए, दुश्मनी का माहौल खत्म होना चाहिए, जैसे आम दुनिया में। सर, आपने बनाई तो थी पीडीएम, 13 जमातों की इतनी मोहब्बतों वाली पार्टी बनाई तो थी, लेकिन मुल्क तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, उसने तो कामयाबी भी समेटी ना। अगर पीडीएम ने का मैं तर्जुमान नहीं हूँ, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अगर वो बनाई थी तो ये बड़े बड़े जो बुत जो कहते थे हम 10-10 साल हुकूमतें और करेंगे, वो कहाँ गए? वो पीडीएम की मेहरबानी से उड़ गए ना। मुझे ये बताएं। तो अर्ज ये है कि इत्तेहाद में बरकत है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर इत्तेहाद में बरकत नहीं है तो क्यों गए थे पीटीआई वाले मौलाना साहब के पास? ताज़ियत के लिए सर, पढ़ के आए, क्यों ताज़ियत के लिए?
नहीं, ताजियत के लिए मौलाना साहब के जो है वो 10 साल पहले जो रिश्तेदार जो है वो गुजर गए, उसके लिए भी अभी उसकी भी ताजियतें हुई हैं सर, उसकी पहले भी ताजियतें हुई हैं, ताजियतें पहले भी हुई हैं और ताजियतें होती रहती हैं। आप मुझे बात करिए, आप मुझे बात ये है कि 4 साल में मौलाना साहब के जो है वो अजीज वकार 4 साल पहले जब हुकूमत थी तब तो याद नहीं आ रहे, तब तो डीजल था मौलाना साहब, तब तो मौलाना साहब करप्ट था, तब तो मौलाना साहब खराब थे। अभी आप लोगों को ताजियत भी याद आ रही है, दुआएं भी याद आ रही हैं, गले मिलना भी याद आ रहा है, खाना। ओ भाई छोड़ो ये भाई, ताजियत होती है, कभी भी कीजिए, उसको ताजियत ही के तक रहने दो, उसको सियासत न बनाए। सलीम साहब उनको सियासत तो आप लोगों ने बनाई। अच्छा फिर नाराज हो रहे, अच्छा मेरी बहन सुने ना, फिर नाराज हो रहे, हमारी तस्वीरें क्यों चलाई जी, हमें खाने की जो बात थी गले में ना, वो तस्वीरें क्यों चलाई? ओ भाई गए क्यों हाजी साहब, गए क्यों? भाई सवाल जो कर रही है उनका जवाब दो, आप बात घुमा रहे हैं। मकबूल साहब, सियासी मंजरनामे के बारे में बात करें, कैसे आप देख रहे हैं सियासी मंजरनामा, क्या बनता देख रहे हैं? जरदारी साहब ने भी कारकुनान को हिदायत जारी कर दी है कि इलेक्शन की तैयारियां करें, तो उस मंजरनामे पे बात करें, मुलाकातों पे बात करें, इजलासों पे बात करें सर जी। अच्छा सुने सियासी मंजरनामा ये है कि सिंध में जो है MQM और MQM के हिमायती पार्टियां जो है जोरों शोर से जीत रही हैं। हम सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और मजे की बात आपको ये बताऊं कि मरकज में भी जो भी हुकूमत बनेगी वो MQM के मेहरून मिन्नत होगी। ये मेरी आप क्लिप संभाल के रखें, मेरी ये वीडियो संभाल के रखें कि सिंध में MQM और MQM के हम ख्याल लोग जीत के आ रहे हैं, हम सिंध में हुकूमत बना रहे हैं। और मरकज पीपल्स पार्टी को क्लीन स्वीप करेंगे? नहीं, क्लीन स्वीप नहीं भी करेंगे, लेकिन हम मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप मेरी क्लिप संभाल के रखें इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो अच्छा साहब आप कुछ बताइएगा। मैं पहले अबड़ो साहब के बारे में तो मैं जो उनकी राय है उस पर तो मैं तबसरा करता हूं, लेकिन मैं सलीम भाई को थोड़ी रियायत देना चाहता हूं। बड़े जोश में आ गए, और ये खुशी की बात है कि ये आजकल नायाब हैं PTI की हिमायत में बोलने वाले। वो तो आजकल अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं सारी। बिल्कुल, अभी भी तो सलीम भाई की हिम्मत है कि इनको शायद अभी फोन नहीं आया बड़े घर से कोई, तो ये बेचारे कुछ ना कुछ इमरान खान का दिफा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं इनकी हौसला ये कहना चाह रहे हैं कि जुल्म सितम का मैदान गरम है। नहीं, मैं तो आपकी वाज़ेह अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहा हूँ, मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ। करता हूँ कि आपने तस्लीम किया कि PTI के ऊपर जुल्म सितम है, आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ। आज गुलाम सरवर खान साहब ने भी वो भी चले गए ना इस्तेकाम पार्टी में। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, यही कह रहा हूँ भाई दिफा कर रहे हैं, ऐसा ना हो ये भी प्यारे हो जाए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। एतराफ कर रहे हैं कि PTI वालों के ऊपर जुल्म बाकी रह गई बात इनके मौकफ की आदादो शुमार की, तो वो तो सारे गलत है, लेकिन उसकी लंबी बहस में जाने का। आप वो कह रहे हैं इमरान खान इतना छोड़ के गया। इमरान खान जब आया था तब $17 अरब था, 9 अरब। ठीक है, गलत फहमी आपकी, गूगल कर लें, आप खोल लेना, आप ज्यादा दूर ना करें, आप अभी खोल लें, आप कर लें, आप अभी खोल लें। और $45 अरब का कर्जा लेके वापस $17 अरब छोड़ के गया। 45 सब झूठ है, ये सारे फिगर गलत है। $45 अरब का मैंने हिसाब की ग्रोथ प्रोग्राम में दिया था, 44 का 45। सर मुझे बात तो करने देना, आप बातें नहीं, बात तो आप गूगल कर लेना, दिखा दें मुझे अभी गूगल, मैं आपको दिखा दूंगा सर, दिखाए ना, मैं यही तो कह रहा हूं। आपको दिखा दूंगा, तो आप वो बात ना करें जो आप नहीं दिखा सकते। आप वो बात ना करें जो आप नहीं दिखा सकते। उनको बात मुकम्मल कर लेने दें। देखिए जो फैक्ट्स, मुझे आपसे हमदर्दी है, मैं तो कहता हूँ तो मुझे आपसे हमदर्दी हो रही है। आप अपना झूठ का सहारा ले रहे हैं PTI वालों को दबाने के लिए, आपको इतने झूठ बोलने पड़े। अल्लाह करे मुझे आपसे हमदर्दी हो रही है, मुझे आपसे हो रही है कि आपको इतने झूठ बोलने पड़ते हैं PTI वालों को बुरा भला कहने के लिए। PTI वाले आजकल तबर्रुक के तौर पर मिलते हैं, बेचारे भाई की बड़ी कदर करनी चाहिए। PTI वाले बेचारे जेलों में बैठे हुए, खवातीन तक जेलों में बैठी हुई हैं हमारी, बेटे सारे चले गए, खवातीन खैर बहरहाल चले आगे बैठी हुई हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, और बहुत से लीडर्स हमारे जेलों में बैठे हुए हैं हमारे। सलीम साहब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दूसरी बात देखें अब ये है, अब इसको छोड़ देते हैं भाई के थोड़े साहब। देखिए आप भी तो उनको दुखती रग पे आप हाथ रख देते हैं, मतलब मेरी अर्ज सुने। देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए मैं अबड़ो साहब की बात पे आ जाऊं ना, अबड़ो साहब की बात पे आ जाऊं। अबड़ो साहब ने कहा कि MQM स्वीप करेगी या बड़ी मेजॉरिटी लेगी, हुकूमत हमारे बगैर नहीं बनेगी। वो रोल तो MQM का कहीं ना कहीं महदूद होके 1 सीट 2 सीट तक भी रहता है, हर हुकूमत के साथ वो रहता है। हाँ रहता है, लेकिन हालात ये है कि
आसिफ जरदारी साहब ने 2-3 दिन पहले एक वफ्द से मुलाकात की है, ठीक है, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम साहब की मुआवनत से ये तय किया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो भी सीटें हैं कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की, ठीक है, उसमें पीपल्स पार्टी लोकलाइट्स को, कराची के उर्दू बोलने वालों को टिकट देगी। तो वो अपनी एक तैयारी कर रहे हैं, एक लाइन अप कर रहे हैं कि मैं कराची में जो सीटें हैं, एमक्यूएम तो अब ऐसी हो गई है कि बस वो एक फोन की मार है। एमक्यूएम तो क्या, अब एमक्यूएम का कोई वो यानी है ही नहीं स्कोप ना। अल्ताफ हुसैन वापस आ जाए तो फिर हो सकता है वो जो 40-45 लीडरशिप नहीं रही। हाँ, वो बात है ही नहीं। मुस्तफा कमाल की एमक्यूएम या खालिद मकबूल की एमक्यूएम को वोट नहीं पड़ते, ठीक है ना। तो अब लेकिन जहां आसिफ जरदारी साहब अपने लिए लाइन अप कर रहे हैं कुछ, वहीं पे कुछ और ताकतें ये लाइन अप कर रही हैं कि मौलाना राशिद सोमरो एक्टिव हैं, उनको सिंध में एक्टिव किया गया कि आप एक जरा बड़ा इत्तेहाद बनाएं। कुछ सीटें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की जो ना बढ़ाई जाए। जीडीए कोई जो पीर पकारा साहब की अपनी पार्टी वो 7-8 सीटें ले लेती थी, और परवेज मुशर्रफ के दौर में वो 12-13 तक भी गए थे, तो उनकी कुछ नंबर बढ़ाया जाए। एमक्यूएम की कुछ हेल्प की जाए तो इनका कुछ नंबर बढ़े। तो ये मिला जुला के कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें इनका सीटों का नंबर इतना हो जाए कि कुछ पीपल्स पार्टी से फिर तोड़ लिए जाएं, और एक अलग सी 15 साल से जो हुकूमत बनती आई है उसके बजाय एक और हुकूमत बनाने की कोशिश की जाए। कुछ नई पार्टियां भी वजूद में आ रही हैं, छोटी-छोटी सी। वो तो बरसात है ना सर, मौसम है मैडम, बरसाती मौसम में तो आपको पता है कौन निकलते हैं, वो तो निकलते ही हैं, वो बात नहीं है। लेकिन जो एस्टेब्लिश पार्टीज हैं पिछले 25-30 सालों की, 35 सालों की, उनमें एमक्यूएम तो एक बहुत बड़ा नंबर है ना सिंध का, हमेशा रही है। एक ऐसा फिनोमिनल एमक्यूएम की एग्जिस्टेंस है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पीटीआई को तो सीटें सेंटीमेंट भी था और मदद भी की गई थी, तो एमक्यूएम की छीन ली गई थी। लेकिन एमक्यूएम अब इस पोजीशन में नहीं रही कि वो सीटें वापस ले ले, बल्कि उससे भी पीछे जाएगी कुछ। ये एक मेरी राय है। हाँ, पीछे कुछ ताकतें हैं जो अपना एक प्लान बना रही है, हो सकता है वो प्लान कामयाब हो, आखिरी वक्त में चेंज हो जाए, लेफ्ट ओवर हो जाएं कुछ सियासी ताकतें जिनके बारे में जो समझ रही हैं हमारा बहुत बड़ा रोल है आगे, आखिरी वक्त में उन्हें दगा मिल जाए। ये सब भी हो सकता है, हमेशा की तरह। जी हाँ, ये सब भी हो सकता है। तो मैं ये मशवरा दूंगा एमक्यूएम वाले भाइयों को कि ज्यादा खुशफहमी ना पालें, बस मैं ये कहूँगा। हकायक पर बात करें, ग्राउंड रियलिटीज देखें। सलीम साहब, अब आप बात कीजिए। मैं एक सवाल करना चाहूंगा अगर इजाजत हो। जी मकबूल साहब बताइए। अच्छा, मैं मोहतरम बड़े जबरदस्त तजियाकार हैं और बड़ी नपी तुली बातें करते हैं, मैं मुतासर हूँ भाई से। लेकिन मैं भाई से एक मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि ये जो पीटीआई को सीटें दी गई थी 18 में, वो चाहे एनए की हो, पीएस हो, एमपीए हो, एमएनए हो, मैं इसे भाई से गुजारिश करूंगा कि खुदारा इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि वो क्या वो एमक्यूएम से छीनी गई नहीं थी, वो किसकी, पीपल्स पार्टी की सीटें थी, वो नून लीग की सीटें थी। सिर्फ ये गुजारिश करो, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अर्ज किया कि पीटीआई का कुछ सेंटीमेंट भी था और कुछ सरपरस्ती भी थी। ये बता दोनों बातें मैंने की, सरपरस्ती भी थी। दोनों बातें नहीं करें ना। बात ये है, कोई ये एमक्यूएम की सीटें थी, ये टोटल एमक्यूएम की, और अब अगर वही आप वाली बातें मुदाखलत नहीं हुई तो एमक्यूएम अपनी पूरी की पूरी सीटें इंशाल्लाह जीतने जा रही है। अच्छा, ये आपका अपना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। सलीम साहब, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? मैं कह रहा हूँ कि अगर मुदाखलत नहीं हुई, जैसे आप लोग खुद कह रहे हो, सारे कह रहे हो, तीनों हजरात बशमुल आप मेरी बहन, तीनों कह रहे हैं कि अगर मुदाखलत नहीं हुई तो ये एमक्यूएम की सीटें हैं, एमक्यूएम को ही मिलेंगी, और इंशाल्लाह ये मिलने जा रही है। अवाम हमारे साथ है, भरपूर साथ है। अब हमारे जलसा दें। मैं तो ये नहीं कह सकती मकबूल साहब, क्योंकि मैं तो होस्ट हूँ, मैं तो आवाम के सवाल आप तक पहुँचा रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, और आपका तज्जिया आवाम तक पहुँचा रही हूँ। मैं तो जस्ट मैं सिर्फ एक जुमला फिर आप सलीम भाई को टाइम दीजिए, एक जुमला बोलिए। जी। बात यह है कि एमक्यूएम का जो ट्रैक है ना अभी तक का, बार बार इन बार बार आउट, इधर पॉलिसी कुछ उधर पॉलिसी कुछ, इससे एमक्यूएम का खुद का वोटर इतना मुतनफर है, इतना नाराज है एमक्यूएम से
कि ये एक जगह कहीं इन्होंने कराची का सौदा कर दिया, इन्होंने कराची को बेच दिया, इन्होंने ये यहाँ खड़े नहीं हुए, कोई डिलीवर नहीं किया, ये हालात हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बोल लिया जी जी, मैं बिल्कुल आपको वक्त दूंगी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और सलीम सचवानी साहब को टाइम जरूर देंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सलीम सचवानी साहब ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। मैंने आपसे सवाल किया था कि पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है, कैसे आप उसको देख रहे हैं? देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों हजरात समझ रहे हैं कि हम लोग अभी अभी गांव से आए हुए हैं, हमें कुछ कराची शहर का पता नहीं है। अच्छा। 2013 के अंदर चाहे 90 का इलाका हो चाहे लियारी का इलाका हो, पीटीआई जीती हुई थी 2013 के इलेक्शन में भी, और मेजोरिटी ऑफ हल्के कराची के 2013 के इलेक्शन में पीटीआई जीती हुई थी। मगर वही जो सीटें देने वाला सिलसिला था जिसमें इनको सीटें दी गई, जिसकी वजह से इनको सीटें मिली थी 2013 में भी। और जो अजीज मेमन वाली सीट थी वो पीपल्स पार्टी जीती हुई थी, मगर इनको दी गई फिर भी। मगर अब 2018 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में तो आपको पता है कि उसमें तो अवाम के समुंदर का समुंदर पीटीआई को वोट डालने के लिए निकला हुआ था, और पीटीआई को जो समुंदर वोट डाल रहा था वो किसी को नजर नहीं आ रहा है, इन भाइयों को। वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट खाली याद रह गई है, बल्कि कराची की सीटें पीटीआई की कम की गई थी उसी इलेक्शन के अंदर में। तकरीबन 12-13 कौमी से ज्यादा जीती हुई थी पीटीआई, मगर उसको कम करके इन्होंने मेरे ख्याल से 7 या 8 सीटें तकरीबन बनी थी जो नेशनल असेंबली की बनी थी। तो इस तरीके से पीटीआई को डैमेज किया गया था, और तकरीबन ऑल ओवर तो पाकिस्तान 35 सीटों पर पीटीआई को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसकी वजह से जो है पीटीआई अक्सरियत हासिल न कर सकी, और बेसाखियों के सारे खड़ी करनी पड़ी गवर्नमेंट, मगर फिर भी वो झुके नहीं थे। फिर भी वो रशिया से रवाबित किए गए थे, और जिसकी वजह से इनको रिजीम चेंज करने की नौबत लाई गई। और रिजीम चेंज करने का ही वजह थी कि जो जितनी भी पार्टियां आई थी रिजीम चेंज के नतीजे में, और फिर जिस तरीके से उन्होंने 16 माह की गवर्नमेंट चलाई, तो उसके नतीजे आपके सामने, वो आवाम में जाने की पोजीशन में भी नहीं। आप नवाज शरीफ साहब का जलसा देख लें, लाहौरी आपको नहीं मिलेंगे वहां पे, इधर उधर से जो पकड़ के लाए गए थे वही लोग बैठे हुए थे, और ये बातें कर रहे हैं जो वो अपने हलकों तक में जाने की पोजीशन में नहीं है, ये कि अपने हलकों में जाके अलग अलग जलसे कर सकें या एमक्यूएम का लोहा मनवा सकें। एमक्यूएम, आप समझ लें, भाई ने जो तजिया किया वो बिल्कुल सही किया। अगर 1-2 सीट कहीं से इनको एस्टेब्लिशमेंट नवाजे तो नवाजे, वरना 1-2 सीटें भी इनके हिस्से में नहीं आनी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। ईवीएम से क्यों भागा जा रहा है, इसीलिए क्यों भाग रहे हैं, सिवाय पीटीआई के क्यों बाकी जमातें ईवीएम से भाग रही हैं? मसाइल ही बहुत है ना, उसको तो हम कैसे अब डिस्कस करें, आधा प्रोग्राम वही। बिल्कुल सलीम भाई मजाक अच्छा करते हैं। अच्छा, ये मजाक तो जो वो कर रहे हैं, ऐसा लगता है गवर्नमेंट आवाम के साथ बात कर रहे हैं। आप सच को मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग बात है। मुझे आप एक चीज बताएं, हम फैक्ट एंड फिगर पे जाते हैं, या अभी गैस की जो 400% बढ़ा दी है कीमत, और बिजली के जो हर रोज यूनिट्स बढ़ रहे होते हैं, 60 रुपए पर यूनिट पे आ गई है बिजली। मतलब ये कोई है गवर्नमेंट को पूछने वाला है कि क्या हालत होगी हम लोगों की? तो क्या करें, 45 अरब डॉलर का लोन खान साहब ले गए, पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिया गया था। हिसाब दूंगा, पिछले प्रोग्राम में भी मैं दे चुका हूँ इसका हिसाब, इस प्रोग्राम में भी मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ये जो खाना मार रहे हैं ना, 45 नहीं थे 44 से पहले। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ठीक है, अगर हम हर चीज गुज़िश्ता हुकूमत पे डाल देते हैं, पीटीआई वाले आते हैं वो कहते हैं नून लीग ने किया, नून लीग वाले आते हैं वो कहते हैं 2018 की चीजें देखें, इस तरह। तो फिर अगर हम बात करें तो मुशर्रफ साहब के दौर में तो बहुत ज्यादा फिर अच्छी बातें थी, बड़े सुकून में थी अवाम, बड़ी सस्ताई थी, तो फिर लोग पकड़ वो दौर में क्या आना चाहिए? वो लोग पकड़ आफिया सिद्दीकी को भी उसी दौर में हवाले किया गया था, उसके बाद डॉक्टर कदीर खान को भी उसी दौर में बेइज्जत किया गया था, कौम के नेशनल हीरो को जो बेइज्जत की गई वो भी इसी दौर में। उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन आज हम जिस सूरत हाल पे खड़े पीडीएम के बाद, के हमारे पास आवाम जो है वो तो कहती, भाई हमें ये समझ नहीं आता कि रोटी कपड़ा मकान हमसे लेना था क्या? मतलब सूरत हाल काफी गंभीर है। इस बहुत संजीदगी से इस पे बात करने की जरूरत है, बहुत चीजों को बेहतर तौर पे देखने की जरूरत है। हर चीज पिछली गवर्नमेंट देखें, ये अलमिया है कि कोई रियल डेमोक्रेसी या रियल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में ग्रो नहीं कर पाई, और रियल डेमोक्रेसी न होने की वजह से अवाम तो किसी गिनती में शुमार नहीं होते। उनको तो आप ये समझ ही नहीं सकते कि वो हुकूमत के फैसलों पे असरअंदाज होते हैं या उनकी उमंगों और उनकी राय के मुताबिक कोई हुकूमत फैसला करती है। ठीक है ना।
जब लोग लीडर्स जो हैं वो आवाम में से नेचुरली ग्रो करते हैं कुदरती तौर पे, ये खान साहब जैसे नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आ जाए, तो जब नेचुरली ग्रो करते हैं ना, नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ ना खान साहब की बात कर रहा हूँ, कोई एक लीडर मिसाल दोनों देना, को कोई नहीं समझता। 2 सालों में आ जाते हैं। अच्छा कोई मिसाल दोनों को ही नहीं समझता मैं। आते हैं उनको 22 साल लग जाते हैं। ठीक है, ना मैं नवाज शरीफ को कुदरती लीडर समझता हूँ, ना ही इमरान खान साहब को समझता हूँ। ठीक है ना, कोई एक हाँ मिसाल अल्ताफ दें। हुसैन साहब को समझता हूँ। ठीक है, ठीक है, वो वो भी 2 मंजरनामे से साल बाहर बने है, थे। ठीक है, मंजरनामे से बाहर है। साल में लीडर सलीम बने थे। साहब वो बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको जज्बाती भी है, लेकिन मैं टाइम इनकी दूंगी। बात बर्दाश्त करें, ये तबर्रुक के तौर पे बैठे। अच्छा, बात यह है कि अगर वो हकीकी तौर पर लीडर्स आगे बढ़े आवाम में से निकल के जेन्युइनली, तो वो आवाम को, मौरूसी सियासत ना हो, तो वो जवाबदेह भी हो, उनको दुख भी हो, डर भी हो, खौफ भी हो, और जब वो पॉलिसी बनाए तो ये सोचें कि हम क्या करने जा रहे हैं और लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्या असरात होंगे। ठीक है, ये लोगों को तो कोई नहीं पूछता ना, ठीक क्या हैसियत है। आप इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, ठीक है ना, बहुत पॉपुलर थे सोशल मीडिया के जरिए, आज भी हुकूमत है, संभाली है, पॉपुलर बिल्कुल। आज भी वो है। सोशल मीडिया की मेहरबानी है। सुने, नहीं आवाम बहुत बाशऊर है। देखिए सुने ना। वैसा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, सर, उनको तो सोशल हम, मीडिया वो नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंसर्स 25-25 हजार भर्ती है, छोड़े ना, इस बहस में नहीं अच्छा, जाते, अच्छा, छोड़े इस ठीक, बहस में चलें, नहीं इसको जाते। छोड़ दिया। हाँ, मैं 1000 अरब का ओवरड्राफ्ट है खैबर पख्तूनख्वा के सूबे पे, इमरान खान साहब ने कमाल चला लिया उधर। अभी मैं लंबी बात करूंगा, बात फिर तल्ख हो जाएगी, छोड़े अच्छा, आप अच्छा। नहीं करते बात। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, ना हमने तल्ख बात करनी, ना हमने किसी की तस्दीक करनी है। हमने एक अभी तो अच्छे इमरान मामले खान में साहब मसाइल अताब के में हल है, निकालने की अभी कोशिश तो है। इमरान खान अताब में है, इसलिए उन पर तनकीद का कोई खास फायदा नहीं, मैं नहीं चाहता। लेकिन जब जरूरी बात होती तनकीद है तो बराए मैं करता हूँ। तनकीद वैसे भी कोई मैं जब जरूरी बात होती है तो कुछ बातों का रेफरेंस देना जरूरी होती है। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, कि एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि जब वो आए तो उन्होंने 1 महीने बाद सबसे पहला काम पता है क्या किया था? उन्होंने ये किया था कि 200% गैस का प्राइस बढ़ाया था, ठीक कि भाई ये बहुत सस्ती है, हमें इसमें ज्यादा पैसे करने चाहिए। ये खान साहब के दौर की रिकॉर्ड पे बात है। जरदारी साहब जब आए थे 2008 में, पहली हुकूमत उन्होंने ली थी, तो उन्होंने सबसे आसान तरीका, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, सबसे आसान तरीका ये ढूंढा था कि पेट्रोल पर टैक्स लगा दें, भाई हर आदमी खरीदेगा, कैश में पैसे दे देगा। जब जरदारी साहब आए थे तो हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। उससे पहले पेट्रोल पर ये टैक्स नहीं था। ये जरदारी साहब के दिमाग का फार्मूला था कि 600 अरब रुपया एडिशनल जनरेट करने के लिए पेट्रोल पर टैक्स लगा दो। ठीक है, एमक्यूएम तो हमेशा साथ रही है हर हुकूमत के। मकबूल साहब से पूछ रहे थे ना, मकबूल साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप तो हमेशा गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, अभी भी आप हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी आप थे, तो ये जो महंगाई और जो चीजें, ये जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं उबैद शाह साहब, ये दुरुस्त है? देखें सुमैला, मुझे ये बताएं, मैं ये मोहतरम मेरे दोनों बैठे हुए हैं, तजिया निगार हमारे भाई जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं जी। मुझे रास्ता बताओ कि ये जो ताना दिया जाता है कि आप हर गवर्नमेंट के साथ, मुझे रास्ता बताओ कहाँ जाए, क्या करें। हर नई गवर्नमेंट जब जीत के आती है, हर नई पार्टी जीत के आती है जी। तो हम इस उम्मीद के साथ उनके साथ मिल जाते हैं कि शायद ये जो नारे लगा रहे हैं, शायद जो ये मंशूर बना के आए हैं, शायद ये अच्छा काम करें, हमें साथ देना चाहिए। इससे जमहूरियत भी डीरेल नहीं होगी, जमहूरियत आगे बढ़ेगी। मकबूल साहब, बड़ी माजरत के साथ आप हर गवर्नमेंट के साथ एक अच्छे उसमें जेस्चर में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी बात क्यों नहीं मनवा सकते? कराची के नौजवानों को उनका हक क्यों नहीं दिलवा सके? ये सवाल हर प्रोग्राम में आता है आपके साथ। इसीलिए जो हमें लोग, इसीलिए जब हम देखते हैं कि इनके जो है वो वादे पूरे नहीं हो रहे, कराची खुसूसन कराची, हैदराबाद और पूरे सिंध के नौजवानों को हकूक नहीं मिल रहे, अवाम को हकूक, तो हम वितरा करते हैं। और उसका ताना आप भी दे रही है, उसका ताना आप भी हमें दे रही है, उसका ताना आप भी हमें दे रही है। मुझे नहीं, मैं ताना नहीं दे रही मकबूल साहब, ये तो एक अवामी सवाल है। क्या किया जाए? अच्छा, अगर हम नून लीग जीत के आती है, पीपल्स पार्टी जीत के आती है, पीटीआई जीत के आई, मुझे एक रास्ता बताएं कि नहीं आप जो है सही जो है अपना दिफा नहीं कर रहे, आपके लिए ये रास्ता था, आपके लिए ये रास्ता था, आपके लिए ये रास्ता। ओ भाई, यही पार्टियां हैं पाकिस्तान की, यही जीत के आती है, मजबूरन हम साथ देते। और जब लेट मी कंप्लीट हिमाला, बात यह है कि जब वो डिलीवर नहीं करती, हम विथड्रॉ होते हैं, उसके ताने आप भी देते हैं, सामने बैठे
बैठे हुए मेरे रुफका भी देते। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ और हर प्रोग्राम में करता हूँ, भाई हमें रास्ता बताओ ना कि नहीं आप ये करते, नहीं आप ये कर। ओ भाई यही पाकिस्तान का सिस्टम है, हमें इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ रहते हुए हम अपने जो है मकासद हासिल करने की कोशिश करते, कुछ हासिल होते हैं, बस ये नहीं होते, हम कितना हो जाते हैं। अभी मुझे बताएं कि आने वाली गवर्नमेंट में हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो शेयर है, हमें जो अवाम मैंडेट देती है, आगे फिर नून लीग जीत के आती है, फिर पीटीआई जीत के आती है, फिर पीपुल्स पार्टी जीत के आती है, क्या करें? मुझे ये बताओ कि इनके अलावा ऑप्शन क्या है, इनके अलावा हम कहाँ जाएं, इनके अलावा इनके साथ चलने के अलावा हमारे पास ऑप्शन मुझे बताइए क्या करें? हम उनका साथ देते हैं, पाबंद करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, दस्तावेज करते हैं, जो भी हाय घोड़ा, सिंधी में जो कहते हैं हाय घोड़ा, उर्दू में कहते हैं कि जो भी चीखो पुकार करते हैं, हम चलते हैं भाई। हम जमहूरियत हमारे तवज्जुल से चलती है, जमहूरियत को हम धक्का देते। अब आगे वाले डिलीवर नहीं करते, अपने वादों को पूरा नहीं करते। मुझे बताओ, हम 10%, 20%, 25% हिस्सेदार होते हैं, 5% हिस्सेदार होते हैं, हमारा जो हाल है हम वो चलते हैं, और जब मामला खराब होते हैं हम विड्रॉ हो जाते हैं। उसके लिए हमें ताने भी आप लोग दे रहे हो। नहीं भाई, रास्ता बताओ क्या करना। ठीक है मकबूल साहब, आप अपने 5% के साथ भी डिलीवर करते हैं, ये कॉन्फिडेंट है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बता, जब भी हमें पूरे सिंध का मैंडेट मिला या सिंध में गवर्नमेंट मिली, जब हमें हैदराबाद और कराची का मैंडेट मिला, आपके सामने सैयद मुस्तफा कमाल का इस 75 साल में जो काम मुस्तफा कमाल के टेन्यूर में हुआ है, एमकेएम के टेन्यूर में हुआ है, वो कभी नहीं हुआ सर। लेकिन आपका मेयर तो रोता रहा है, वो कहते हैं थोड़ा सुने। उससे पहले फारूक सत्तार भाई का टेन्यूर आया, उसका सर गवर्नर आपका रहा, आपका गवर्नर रहा सर, आपका मेयर रहा, लेकिन कहाँ कुछ डिलीवर हुआ? मतलब नहीं, मैं इख्तिलाफ करूंगा। आप सोराब बोर्ड से चले और तार तक चले जाएं, आप कुरंगी से चले, साइड पे चले जाएं, जितने भी तरक्याती काम अभी भी नजर आ रहे हैं, वो एमकेएम के दौर के हैं, वो एमकेएम के निजामत के दौर के हैं। वो सलीम साहब, पीटीआई ने कुछ किया कराची में, कुछ सिंध में कोई काम किया? जी देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हम फलां हुकूमत के साथ थे, उस हुकूमत के साथ थे, 2 गुजरा तो इनके थे आपके साथ। सारा कसूर जो ये जो कह रहे जिनके साथ हम थे उनके थे, तो ये अपनी मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी बता दें ना कि भाई फला मिनिस्ट्री हमारी थी, इस मिनिस्ट्री के अंदर हमने इतनी इम्प्रूवमेंट लाया, इसमें हम इतनी बेहतरी लाया, इसके अंदर में आईटी की अहम तरीन मिनिस्ट्री इनके हाथ में थी, उसके अंदर हमने इतने आईटी टावर बना लिए, हमने इतने करोड़ बच्चों को जो है आईटी से आरस्ता कर दिया, उतने करोड़ बच्चों को जो हमने अब आज आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मुल्क के मफाद में काम हो रहा है। तो सर ऐसा तो कुछ हमें नजर नहीं आया क्या ये अपनी मिनिस्ट्रियों के अंदर कोई बेहतरी लाए हों। ऐसे आप कोई भी मिनिस्ट्री की मिसाल नहीं दे सकती कि फला मिनिस्ट्री के अंदर जो है बेहतरी आई हो। जहां तक ये बात कर रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब का, तो वो नेमतुल्लाह खान साहब के साथ जो उन्होंने जो काम किए थे, उसके जो बकाया काम थे उनकी तकमील की थी उन्होंने, और उसके लिए इनको बाकायदा फंड दिया गया था। और जो उसके लिए कोई इतना बड़ा बिग डील नहीं, अगर आपको फंड दे दिया जाए, आपको कहा इसको आप रिन्यूएट कर ले, तो आप रिन्यूएट कर लेंगी। असल चीज तो ये थी कि वो फंड जनरेट करते, खुद खुद फंड जनरेट करते, मेयर का एक प्रॉपर सिस्टम बना लेते। तो वसीम अख्तर साहब जब इनके आए थे, उसकी कारकर्दगी आपके सामने सिफर थी। ठीक है, क्यों सिफर थी? ठीक, उसका भी जवाब दे देंगे। सही, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि टाइम थोड़ा सा मुख्तसर रह गया, मुझे 1 मिनट दे सुमैला, प्लीज 1 मिनट दे। जी मकबूल साहब। अच्छा, ये मेरे भाई कह रहे हैं कि इनको फंड मिले और इन्होंने काम को, भाई फंड के बगैर क्या काम होता है क्या? सर वो नेमतुल्लाह साहब वाला जो नेमतुल्लाह खान साहब वाला जो काम बकाया थे वो आपने पूरे किए थे, कोई नए काम आप नहीं लाए थे। हम बड़े मुतासिर हुए हैं, आपके साथ बैठे हुए मेरे भाई हंस रहे होंगे। वो फंड के बगैर काम होता है क्या? मेरी जान सर, आपने प्रॉपर मेयरशिप सिस्टम बनाना था, जो एक मिसाली सिस्टम होता है जो आने वाले मेयर को भी फायदा पहुंचाता है, वो तो आपने काम नहीं किया। लाहौर का आपको जो नेमतुल्लाह खान साहब के बकाया काम थे वो आपने कंप्लीट करवा लिए, वैसे इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सके। उस दौर में कराची जो है 12-13 से तरक्की करने वाले दुनिया में 12-13 से तरक्की करने अच्छा, अभी जो निगरां हुकूमत है, निगरां हुकूमत बड़ी मुतारिक नजर आ रही है। अभी गैर कानूनी जो तारकीन वतन है, आज तो अब तो 1 घंटा रह गया उनका, और कल से ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा उनके खिलाफ। कैसे देखते हैं मकबूल साहब, मुख्तसरन बताइएगा। ये कराची के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है। देखिए शुमैला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैर कानूनी तारीख वतन, ये नहीं कि गैर कानूनी तारीख वतन सिर्फ अफगानिस्तान की,
गैर कानूनी तारिक वतन, वो किसी भी मुल्क से हो, किसी भी मकतबा फिक्र से हो, किसी भी जबान मसलक से हो, गैर कानूनी तारिकीन वतन को जो है पाकिस्तान छोड़ना चाहिए। वो चाहे ईस्ट के हो, वेस्ट के हो, नॉर्थ के हो, साउथ के हो, वो बिल्कुल उनको छोड़ना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। और ये काम पहले क्यों नहीं हुआ मकबूल साहब जी? ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? अब पहले भी आप तो हो सकता था। ये तो आप उनसे पूछे ना, जो पहले के हुक्मरान है जो आपके साथ बैठा हुआ है, उससे पूछे ना ये भाई। सर आप भी तो उन हुक्मरानों के साथ बैठे थे ना, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि आवाम देखें, आवाम अब बड़ी बाशऊर है, देखें साबका हुकूमत है, उनकी 5% के जो मलाई थे, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, और वो जो 95% के जो हुक्मरान थे उनसे नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर ना। अच्छा मकबूल साहब ठीक है, सलीम साहब आप बताइएगा कि क्या ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन की जो वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा इकदाम है सिंध के लिए, ना सिर्फ सिंध के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए? मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि पहले डाकू बनाए जाते हैं, फिर मारे जाते हैं। पहले स्ट्रीट कैमरा पैदा किए जाते हैं, फिर मारे जाते हैं। छोटे छोटे डाकुओं को पकड़ने के लिए सब तैयार होते हैं। आप देखिए, अगर एक डकैती करता हूँ, पकड़ मार मार के आवाम बुरा हाल करती है, और जो अरबों डॉलर की डकैतियां मार के बैरूनी ममालिक में पड़े हुए हैं, उन पर सब लब खामोश हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये डाकू पैदा हो रहे हैं, जिनकी वजह से स्ट्रीट कैमरा पैदा हो रहे हैं, जिनकी वजह से अब आप पता है अफगानियों को कौन लाया था यहाँ पे? आप और हम लाए थे, जिन्होंने आने दिया। आप उनसे पूछें कि क्यों आने दिया आपने इनको। अब दीगर तारिकीन वतन है, उनको आने के दरवाजे किसने खोले? सही दरवाजे खोलने वाले से पूछा आपने क्यों दरवाजे खोले? आज जब वो 40 50 साल से वो यहाँ पे रिहाइश पजीर है, और बहुत से जो बाज़त कारोबार कर रहे हैं, आपको पहचानने में भी नहीं आएंगे कि अफगानी है या पाकिस्तानी है। आप सबको एक ही लाठी से हाँक के बाहर निकाल के फेंकोगे, उनका क्या हाल होगा बताएं? जो 50 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर है, उस बेचारे का क्या हाल होगा जो उसको आप निकाल के बाहर, जो क्राइम में मुलविस है, जो जराइम में पकड़े जाते हैं, उनको उसी वक्त उनको पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। मगर जो 50 साल से रिहाइश पजीर है, बेचारे कारोबार कर रहे हैं, उनके साथ ये सुलूक ना होना चाहिए जो किया जा रहा है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर मुहाजिरीन आए भी थे तो उनको एक मखसूस एरिया तक महदूद कर दिया जाता? ईरान ने यही किया था, उन्होंने अपने बॉर्डर पे खेमे लगा के सबको खाना पीना दिया, कार्ड्स भी इशू किए थे। ठीक है, हाँ देखिए, मैं ये सलीम भाई के लिए एक शेर अर्ज करे बगैर रह नहीं सकता। सर आप मेरे बारे में करेंगे, फिर मैं आपके बारे में करेंगे, हम एक दूसरे को टारगेट बनाएंगे तो फिर पॉलिटिकल प्रोग्राम यही हो जाएगा। नहीं, आप बार बार जो पर्सनल हो रहे हैं ना सर, फिर मैं भी पर्सनल होना शुरू करूंगा तो फिर ये बात गलत हो जाएगी। ऐसी कोई बिल्कुल बड़ी फिजूल बात की मैंने। आप जवाब दें मेरी बात पे, मगर पर्सनल ना हो। आप जवाब दें मगर पर्सनल क्या पर्सनल है? आप जवाब दें मगर पर्सनल ना हो। देखिए उबैद साहब, जो बात है ना वो देखिए उबैद साहब, उस मौजू पे बात करें। क्या पर्सनल, क्या बात की मैंने? ना पर्सनल ना हो, मौजू पे बात। क्या बात की पर्सनल? आप उस मौजू पे बात करें उबैद साहब। बात पूछना चाह रहा हूँ, पर्सनल क्या बात की? छोड़ देना, आप वक्त कम रह गया, अपना मौके दीजिए। पीटीआई के आप इकलौते वो इस तरीके से आपने तंज किया, आप कह रहे हो कि नहीं, आप जो है वो इसमें कोई आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। आप पर्सनल होके बात ना करें, कोई पर्सनल बात, पार्टी ना बने, आप न्यूट्रल बन के आए। वो बात ही नहीं कर पाऊंगा, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रही हूँ। मुझे आप ये बताइए, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, पार्टी ना। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये काम अगर हम पहले कर लेते, कि उनको एक जगह महदूद कर देते जैसे कि दूसरे मुल्कों में किया गया, तो वो ज्यादा बेहतर होता, ना कि हमने उनको एक्सेस दे दिया अपने पूरे मुल्क में। तो ये तो इस पे कोई दो राय है नहीं ना। इस पर मैं रिपीटेशन करूं तो फायदा क्या है? जो अफगानी यहाँ है, सिर्फ अफगानियों की बात नहीं हो रही है, कोई चेचन भी हैं, कई मौजूद हैं, कोई बंगाली भी मौजूद है, कोई बर्मी भी हैं, कोई वो भी हैं। अगर हुकूमत एक बार तय करती है कि जो गैर, ये कह रहे थे एक बात के जी जो क्रिमिनल है उनको पकड़े वापस भेज दें, फिर ये कहते हैं ये पर्सनल बात है, फला कमाल बात है। बात क्रिमिनल की, नॉन क्रिमिनल की, लॉ अबाइडिंग की है नहीं। बात यह है कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है, एक मुल्क में रहने का, कोई भी हो, एक मुल्क में रहने का एक फार्मूला होता है ना। आप उस मुल्क से इजाजत लेते हैं ना, और उस मुल्क में दाखिल होने का वीजा लेते हैं ना, एक पॉलिसी होती है, पहले कभी बनाई नहीं गई, इग्नोर की गई, अगर आज की जा रही है, देर आया दुरुस्त आया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद शाह साहब आपका, बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपका कि आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया मकबूल अबड़ू साहब आपका। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर बहुत कुछ बात करने की जरूरत है, वक्त बहुत कम है और जितना हम कर सकते थे हमने तज्जिया आप तक पहुंचाया। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए।
कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।